नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर आज सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका घर नहीं गिराया जा सकता। कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है। इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएंगी। बुलडोजर एक्शन लेना कानून के खिलाफ है। हम सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी करेंगे। और इस पर हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। बुलडोजर जस्टिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है और बड़ा दखल भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि चाहे कोई आरोपी हो या वो भले ही दोषी करार दे दिया गया हो, लेकिन इस तरीके से उसका घर गिराया नहीं जा सकता है, घर ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि वो किसी भी गैर कानूनी निर्माण को संरक्षण नहीं देंगे, भले ही सड़क पर अतिक्रमण हो या फिर मंदिर हो। लेकिन अगर किसी ने अतिक्रमण भी किया है, अवैध निर्माण भी किया है, तो कानून की प्रक्रिया का पालन करके ही उस निर्माण को गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वो इस मुद्दे पर देश भर के लिए एक गाइडलाइन बनाएगा और सरकारों से और जो याचिकाकर्ता हैं, सभी पक्षकार जो इस मामले के हैं, उनको कहा है कि वो एक सुझाव लेकर उसके पास आए। उसके बाद 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अहम सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आखिरकार अगर किसी के घर, दुकान, मकान कोई भी में तोड़फोड़ करनी हो, सरकारी बुलडोजर चले, तो उसके लिए क्या नियम प्रक्रिया अपनाई जाए। इसके लिए बाकायदा एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लाने जा रहा है। अगर मकान मालिक के किराएदार के बेटे ने उसके ऊपर एक आरोप लगा, लेकिन मकान मालिक का घर गिरा दिया गया, दूसरी तरफ आरोपी बेटा था, पिताजी का उसका घर गिरा दिया गया और सिर्फ आरोप होने पर ही गिरा दिया गया। और आंकड़े भी दिए गए हैं रिपोर्ट के हिसाब से कि बहुत जगह उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और इस बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर ये पिटीशन थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि 2022 में उन्होंने कहा था कि जो निगम के कानून है, म्युनिसिपल लॉज हैं, उनके तहत ही तोड़फोड़ की कार्रवाई होती है और आगे भी होगी। इस तरीके से किसी भी आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर एक गाइडलाइन होना जरूरी है, ताकि इस पूरे मामले में अब आगे कोई कार्रवाई ना हो और एक गाइडलाइन फॉलो किया जाए, जिसमें नोटिस देने का समय हो, नोटिस पर जवाब देने का समय हो, जो कानूनी उपाय वो व्यक्ति अपना पाए। इस तरीके की एक पूरी एक प्रक्रिया हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन तय करेगा। तो 17 सितंबर का दिन काफी अहम इस मुद्दे पर होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। कनाडा में पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के घर के बाहर गोलीबारी हुई है। फायरिंग के पीछे गोल्डी बराड़ के गैंग का हाथ बताया जा रहा है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, हालांकि NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस घटना की जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। कुछ दिन पहले ही AP ढिल्लों का बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ एक गाना आया था। अब उनके घर पर फायरिंग की खबर आई है। कनाडा की वैंकूवर में उनका घर है और इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। पंजाबी सिंगर AP ढिल्लों के कनाडा के 2 आवास पर गोली चलने की खबर आ रही है और कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग सोशल मीडिया पर ये पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सिंगर AP ढिल्लों के घर पर जो गोलीबारी की गई है या फायरिंग की गई है, गोलीबारी तो नहीं, फायरिंग कहेंगे, कि जो फायरिंग की गई है उसके पीछे वो जिम्मेदार हैं या लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जिम्मेदार है। पूरा मसला क्या है? AP ढिल्लों एक पंजाब के मशहूर सिंगर हैं, पंजाबी सिंगर हैं। ब्राउन मुंडे और इस तरह के कई उनके गाने जो हैं काफ़ी वायरल हुए हैं, लेकिन उनकी आखिरी एल्बम में उन्होंने सलमान खान के साथ कोलैबोरेट करके या उनके साथ मिलकर एक एल्बम या एक वीडियो रिलीज़ किया और शायद इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन पर या उनके घर पर हमला कराया है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के केस के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैसे कुछ महीनों पहले मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर
फायरिंग करवाई गई और उसमें जो लोग संलिप्त थे, इन्वॉल्व थे, उनको मुंबई पुलिस ने पकड़ा और कहीं ना कहीं उनके तार दोबारा लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं। लेकिन इन सब के बीच ये आज की ताज़ा खबर ये रही कि किस तरह से एपी ढिल्लों के घर पर फायरिंग की गई और ये दोबारा ये चिंताजनक खबर इसलिए भी है क्योंकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री के कई लोग हैं जिन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो पंजाब के गैंगस्टर्स के साथ उनकी सांठगांठ है, दोस्ती है और कई ऐसे एक्टर और सिंगर्स हैं जिनको पंजाबी जो ये गैंगस्टर्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई है या इनके तरह के और भी गैंग हैं, इनके तरफ से धमकी मिलती रही है। और याद रहे कि 2 साल पहले हमने देखा था कि किस तरह से पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आया था, जो केस अभी भी चल रहा है। ऐसे में अभी तक वैंकूवर पुलिस, वैंकूवर के शहर में उनके घर पे गोली चली है, तो कनाडा के वैंकूवर शहर की पुलिस ने अभी तक इस पे कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन खुद लॉरेंस बिश्नोई के नाम से और उनके गैंग के नाम के लोग के जो गैंग के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर उस वीडियो को फैला रहे हैं और साथ ही ये बता रहे हैं कि ये काम उन्हीं का है और वो एपी ढिल्लों को धमकी भी दे रहे हैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में कि वो सलमान खान के साथ जो उन्होंने वीडियो बनाया है इससे वो आहत हैं और उनको भी उसी अंजाम तक पहुंचाएंगे जिस तरह की धमकी वो सलमान खान को देते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने आज गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। ईडी टीम ने करीब 5 घंटे तक विधायक से उनके घर पर पूछताछ की, फिर करीब 12 बजे गिरफ्तार किया। आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्ती की गई, साथ ही वक्फ की संपत्ति को अवैध तरीके से किराए पर दिया गया, वक्फ के फंड का गलत इस्तेमाल हुआ। अमानतुल्लाह के करीबियों पर पहले भी छापे पड़ चुके हैं। इन छापों में ईडी के हाथ एक डायरी लगी है और इस डायरी में विदेश से लेन देन का जिक्र बताया जा रहा है। कुछ महीनों पहले ईडी ने अमानत भाई के यहाँ 3 कमरों का फ्लैट है उनका, ओखला में 3 कमरों का, उसके ऊपर छापा मारा, छानबीन करी। अब उस मामले में जिसमें एसीबी को कुछ नहीं मिला, सीबीआई को कुछ नहीं मिला, उसके अंदर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमानतुल्लाह खान साहब को अरेस्ट कर लिया। सीधे तौर पे यह दिखाता है कि केंद्र सरकार का एक ही उद्देश्य था, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनको अरेस्ट किया जाए। और इसीलिए पीएमएलए में उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि पीएमएलए के प्रावधान इतने कठोर हैं कि भाई एक बार अरेस्ट हो गए तो कई महीने लगेंगे। मैंने आपको सुबह भी बताया था। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। केरल के पलक्कड़ में संघ की 3 दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक हुई। इसमें देश के अहम मुद्दों और पार्टी से तालमेल पर भी चर्चा हुई। संघ ने जातीय जनगणना पर कहा कि सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के लिए नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन इसे राजनीति के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोलकाता की विभत्स डॉक्टर हत्या पर कहा कि महिला सुरक्षा चिंता का विषय है, लेकिन सरकार को अस्थिर करना लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है। देखते हैं इस बैठक पर एक रिपोर्ट। केरल के पालक्काड़ में आरएसएस की 3 दिनों की समन्वय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, बीजेपी खामोश है। अब आरएसएस ने लाइन खींच दी। As our society, Hindu society, we have the sensitive issue of our caste and caste relations. यह एक बहुत संवेदनशील विषय है।
ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसे केवल चुनाव या राजनीति के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। कई बार कल्याणकारी योजनाओं के लिए नंबर चाहिए होते हैं, सरकार को नंबर चाहिए होते हैं, लेकिन यह केवल उन जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। यह चुनाव में राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। So government needs the numbers, it takes, earlier also it has taken, so it can take it, no problem. But it should be only to address the welfare of those communities and caste. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण का फैसला दिया है। हालांकि इसमें दिए गए क्रीमी लेयर के सुझाव को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। उधर RSS का कहना है कि उपवर्गीकरण का फैसला आम राय बनाकर ही लागू किया जाए। We always see that the constitutional reservation is very important. हम संवैधानिक आरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। RSS ने हमेशा इसका समर्थन किया है। इस बारे में सरकार और अन्य लीगल अथॉरिटी को फैसला करना होगा, लेकिन यह तय करना होगा कि जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है उनकी राय ली जाए, उससे पहले कोई कदम ना उठाया जाए। यह आम राय से होना चाहिए। Call should be taken by the government and legal authorities. समन्वय बैठक में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की गई। कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या तथा अन्य राज्यों में भी आए ऐसे ही मामलों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। संघ ने 5 स्तरों पर काम करने की जरूरत बताई। कानूनी तौर पर समाज में जागरूकता, परिवार में संस्कार देना, औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा और आत्मरक्षा। हालांकि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग से संघ सहमत नहीं दिखा। That's the government's call. I think in this era it is not. यह सरकार को फैसला करना है, लेकिन इस दौर में किसी भी सरकार को अस्थिर करना लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को लोग कानून के हिसाब से शासन चलाने को कहेंगे। Govern according to law and address the public grievances. संघ ने यह भी साफ किया कि मणिपुर में हालात सुधरने चाहिए और इसके लिए सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। 3 दिनों की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बीजेपी को पहले संघ की जरूरत पड़ती थी, अब वह सक्षम है और अपने आप को चलाती है। हालांकि इन 3 दिनों में संघ से वैचारिक रूप से जुड़े सभी संगठनों में बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। ताज़ा हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई। फिर यहाँ तनाव फैल गया। रविवार को हुए हमले के बारे में सरकार का दावा है कि स्नाइपर्स और ड्रोन से किए गए हमले, और ये एक नई बात है। हमारी टीम भी यहाँ पर काउ तरुक इलाके में पहुंची। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। 34 साल के थंगजाम बसंत को कांगपोकी से लगते इम्फाल वेस्ट में अपना गांव काउतरुक फिर छोड़ना पड़ा। वो सब बताते हुए रो पड़ते हैं। बम के छर्रों से जख्मी अपने भाई की तीमारदारी के लिए गया था। लौटा तो सब कुछ जला हुआ मिला। एक महिला की हत्या कर दी गई और उसकी 12 साल की बेटी जख्मी है। ये महिला अपने मायके आई थी। मैं सुबह अपने घर गई थी। जो दरी वो इस्तेमाल करती थी उस पर खून के धब्बे थे और कुछ बाल भी मिले। वो लंबे समय बाद हमसे मिलने के लिए आई थी। बसंत, अनु और कई दूसरे लोगों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उन्होंने कुछ मील दूर फुमलोउ केइरोई के प्राइमरी स्कूल में पनाह ले रखी है। गांव के तकरीबन 150 लोग बेघर हो चुके हैं। इन लोगों ने पिछले साल भी सांप्रदायिक हिंसा देखी। महीनों तक राहत शिविरों में रहे। फिलहाल उनकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। ये जला हुआ ट्रक, ये जले हुए घर सब राख में बदल चुके हैं। इनसे पता चलता है कि ड्रोन का हमला कैसा भयानक रहा होगा। स्थानीय लोग केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, जो कोतुरुक जैसे इलाकों की हिफाजत कर रहे हैं। ये इलाका मैतेई बहुमत वाले घाटी इलाकों की सरहद पर पड़ता है और कुकी लोगों के गांव ऊपर की तरफ हैं। Using the drone and then dropping. ड्रोन अचानक से आए और बम गिरा दिए।
ये हमारे लिए नई बात थी और हमने कोई तैयारी भी नहीं कर रखी थी। जब फायरिंग शुरू हुई तो सीआरपीएफ वाले अपने वाहनों में यहाँ आए और असम राइफल्स ऊपर थी। उनको हालात पर काबू करना था। ये इलाका अभी शांत नहीं है। कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। रह रहकर धमाकों की भी आवाजें आती हैं। एनडीटीवी की टीम को धमाकों से बचना पड़ा। चलो। एक दिन पहले ही पहाड़ों पर कुकी जोमी गुटों ने बड़ी रैलियां निकाली थी और अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के लिए मांग की। कुकी जोमी संगठन दावा करते हैं कि उनके गांवों को हथियारबंद मैतेई गुट निशाना बना रहे हैं। उनको हिंसा बढ़ने का डर है। मणिपुर में हिंसा लगातार बढ़ती रहेगी जब तक कि इस समस्या का कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकलता है और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा नहीं देते हैं। मणिपुर के कांगपोकपी और इम्फाल वेस्ट इलाकों में सुरक्षा बलों का साझा तलाशी अभियान जारी है। बीजेपी के विधायक आरके इमो सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखकर केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। बीएम शुंजू के साथ रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। वैष्णो देवी भवन मार्ग पर हेलीपैड के पास भूस्खलन होने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 1 श्रद्धालु घायल हुए। कई श्रद्धालुओं को तब फंसे होने की बात कही गई। पुलिस और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगे रहे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की अपील की है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार गरमाया हुआ है। गुरुग्राम में मूलभूत सुविधाओं में कमी का मुद्दा विधानसभा चुनावों में दिख रहा है। सेक्टर 33 में रहने वाले लोग नो रोड नो वोट का मुद्दा उठा रहे हैं, तो रेजिडेंट एसोसिएशन अब खुद चुनाव लड़ने जा रही है। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम में, जिसे द मिलेनियम सिटी भी कहते हैं या यूँ कहें कि ये हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी है। इस शहर में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास सरकारों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से उठता जा रहा है, जिसकी बानगी हमें आज यहाँ देखने को मिली है। तीन से 4 करोड़ के फ्लैट, लेकिन सड़क ऐसी कि ऑपरेशन करवाकर आ रहे नौजवान को पैदल घर आना पड़ा। मेरा बेटा अभी उसके फिलहाल सर्जरी हुई थी और हम उसको हॉस्पिटल से लेके आ रहे थे। उसके बैक में इशू था तो मेजर सर्जरी थी। यहाँ से कैब वाले ने मना कर दिया। उस बच्चे को आफ्टर 6 days ऑफ हिज सर्जरी ही हैज़ टू कम ऑल द वे थ्रू वॉकिंग टिल द हाउस। So you can feel what we should, as a mother, what I would have felt over there. So please, it is our request through you people to put pressure on the government, on Unitech. Please इस रोड का कुछ करिए। यूनिटेक रेजिडेंसी सोसाइटी में करीब 700 फ्लैट हैं, जिनमें तकरीबन 2000 लोग रहते हैं। इस सड़क को आसपास के करीब 5000 लोग उपयोग करते हैं। करोड़ों रुपए टैक्स भी देते हैं, लेकिन इसकी बुरी हालत के बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं। पिछले 2-3 साल से समस्या बढ़ती जा रही है। जो बिल्डर ने सड़क बना के दी थी, वो सड़क जो है बारिश में पानी भरने के कारण ख़राब हो गई है और जब भी हम बिल्डर के पास जाते हैं वो हाथ झाड़ के खड़ा हो जाता है। हम सरकार के पास भी गए, लेकिन सरकार की तरफ से भी कोई मदद की हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो हमने फिर हार के ये सोचा कि हम हरियाणा सरकार का जो इलेक्शन है उसको बहिष्कार करते हैं और हम वोट नहीं डालेंगे अगर सरकार हमारी सड़क नहीं बनाती है। इमरजेंसीज़ में प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है कि इवन जो ऑपरेशन करा के आता है ना, वो मेन रोड से अंदर तक पैदल आ रहा है। बिल्डर कुछ नहीं करेगा, गवर्नमेंट को ही करना है जो भी करना है, चाहे वो म्यूनसिपलिटी से कराएं चाहे वो खुद करें। अब आईएएस ऑफिसर भी जब बैठकर काम नहीं करेंगे, ना हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है बाकी का बना हुआ, और ये 10 साल पुराना प्रोजेक्ट है। इस रोड को आज तक कभी मरम्मत नहीं मिली है। हालात ये हैं कि जरा सी भी बारिश हो जाती है हमको ऑफिस से डर लग जाता है घर कैसे पहुंचेंगे। मेरी गाड़ी 31 तारीख को आधे घंटे की बारिश में यहाँ बंद होगी। 30,000 रुपये आई हूँ स्पेंड। रात को बेटे के साथ धक्का मारते हुए लाया हूँ मैं सोसाइटी के अंदर, और मुझे कहते हुए शर्म आ रही कि मैं गुड़गांव में रहता हूँ। इनकी तरह ही गुरुग्राम की अलग अलग RWA के संगठन फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने
फैसला किया कि इस बार खुद ही चुनाव लड़ा जाए। एसोसिएशन गुरुग्राम और बादशाहपुर से अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। सिविक इशू ही मेजर इशू है यहाँ पे। उसके अलावा दूसरा बड़ा इशू ये है कि हम सब ने जो अपार्टमेंट्स खरीदे हुए हैं, आज उसका ज़मीन का मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। तो बिल्डर्स क्या हो गए, बिल्डर्स एक ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म हो गई है, मगर ये सब लोकल ज़मींदार बनने में हैं। पूरा गुड़गांव हमारे साथ है। जब मैं कह रहा हूँ कि पूरा गुड़गांव साथ है हमारे, तो पूरा गुड़गांव साथ है। ये पूरे गुड़गांव की आवाज़ है और ये गुड़गांव की जनता की आवाज़ है जो हम लोग यहाँ आपके सामने खड़े हैं। और ये आने वाला समय और जो इलेक्शन का जो रिज़ल्ट ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं। गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के पीछे एक दूसरा सच भी है। सच ये कि यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी तरस रहे हैं। करोड़ों के फ्लैट्स होने के बावजूद लोगों को एक सड़क मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं कि कुछ बायर्स एसोसिएशन अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी मांगों को सुन नहीं रही है। वहीं कुछ सोसाइटी के लोग इसलिए वोट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड, बिजली और पानी नहीं है। उम्मीद है कि सरकारें और जिम्मेदार जो उम्मीदवार हैं उसका ध्यान देंगे और उनके लिए काम करेंगे। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पैरालंपिक में भारत को दूसरा गोल्ड मेडल मिल गया है। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में बाजी मारी है। नीतीश कुमार ने मेंस सिंगल्स बैडमिंटन SL3 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसी के साथ भारत के नाम अब 9 मेडल हो गए हैं। पैरा बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL3 इवेंट के फाइनल में नीतीश कुमार के सामने ब्रिटेन के डैनियल बेथेल से उनका मुकाबला हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली और अंत में नीतीश कुमार को जीत हासिल हुई। Hello Moto. Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini. और अब जाते जाते देखते हैं मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं वडोदरा से गुजरात के। यहाँ पर किस तरह एक बाइक पर देख सकते हैं एक मगरमच्छ को उठाते हुए ले जाया जा रहा है।